हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जैसे कि हमें पता है जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमें बहुत जगह पे हेल्पफुल करेगा, हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए भी, जेई मेन के लिए भी, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो जो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें बच्चों पहले पता है कि रिडॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मैं बताना चाहूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बहुत जगह पे यूज होता है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है। जो हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल बच्चे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्कूल के लेवल से, जैसे हो गया फोटोसिंथेसिस, हो गया मेटल एक्सट्रैक्शन, हो गया जैसे हो गया हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे सेल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, उनमें सारा रिडॉक्स रिएक्शन का ही जो कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। हमें पता है, हमें स्कूल लेवल से बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अपना जो फूड, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं ना, मतलब तो जो फूड बनाने के लिए, मतलब फूड क्या होता है जनरली ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हमारा जनरल, हमें स्कूल से तो हमें रटा दिया गया है या स्कूल से हमें बहुत बार बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर रिएक्शन होके वो बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या कुछ बनाते हैं। तो इसका अगर मैं लिखना चाहूंगा केमिकल रिएक्शन, हमें पता है क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेंगे 6 वाटर के साथ और बनाएंगे क्या, एक बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वो देंगे और क्या क्या देंगे, 6 ऑक्सीजन देंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिडक्स, अगर हम ये बोले कि फोटोसिंथेसिस में, अरे भाई फोटोसिंथेसिस में रिडॉक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पहले पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो वर्ड्स होते हैं, एक आता है रिडक्शन, एक आता है रिडक्शन, दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम ये बोले द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच हैपेंस बोथ साइमल्टेनियसली, दूसरे दूसरे एलिमेंट में या दूसरे कंपाउंड में, डिफरेंट कंपाउंड में एक ही टाइम पे अगर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको बोलेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन। जिसका कॉमन एग्जांपल है ये फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल, जिसमें हमें पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन के अंदर जाता है और रिड्यूस होके कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट और C6H12O6। बट ऑन द अदर हैंड ये जो वाटर है ये क्या करता है भाई, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जाता है और फॉर्म करता है ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है। तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होते हैं और जो वाटर होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो दूसरे एग्जाम्पल्स हमारे क्या होंगे, जैसे कि हो गया हमारा, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब कॉमन एग्जाम्पल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन होता है, मैंने पहले बताया था कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, सेल में कौन सा रिएक्शन होता है साइमल्टेनियसली, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं मेटल के एक्टिविटी के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं फिर से तो अकॉर्डिंग टू द नेम रिडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, एक आता है रिडक्शन, दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। एक आता है रिडक्शन, दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। तो इसके बारे में अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन, मतलब जो पहले हम पढ़ते आते हैं उस हिसाब से अगर हम उसको एलाबोरेट करना चाहें तो हमें पता है कि रिडक्शन मतलब क्या है। अगर रिडक्शन का कॉमन एग्जाम्पल, मतलब कॉमन डेफिनेशन क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन को अगर मैं रिमूवल करूं, क्या क्या रिमूवल करूं, अगर मैं ऑक्सीजन का रिमूवल करता हूं तो वो कहलाएगा रिडक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर मैं रिमूवल करूं तो भी ये रिडक्शन कहलाता है, बट कुछ तो ऐड होना चाहिए ना, तो सिंपली उसका उल्टा कर देते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में क्या ऐड करेंगे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। हाँ, अगर मैं ऐड करूं, किसका ऐड करूं, हाइड्रोजन, अगर मैं ऐड करता हूं हाइड्रोजन का तो वो कहलाएगा रिडक्शन। नहीं तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को तो ऐड कर सकता हूं ना। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो भी ये कहलाएगा रिडक्शन। सिंपली अगर हम रिडक्शन से ऑक्सीडेशन के ऊपर जंप कर लेते हैं तो बहुत सिंपल हो गया, जस्ट उसका वाइसा वर्सा होगा रिडक्शन। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होगा, ऑक्सीडेशन में डेफिनेटली अगर हम बोले ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, ऑक्सीजन एडिशन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। नहीं तो अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड करेंगे तो वो भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन में इन दोनों का एडिशन में। तो ऑक्सीजन में अगर रिमूवल की बात करें, किसका रिमूवल होगा, तो रिमूवल डेफिनेटली होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है। नहीं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल होगा तो भी वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, हमें जनरल क्लासिकल डेफिनेशन से पता चल गया है कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। बट ये तो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। हमें कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है, तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कैसे होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करूँ कुछ एग्जाम्पल्स में, जैसे हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हो गया मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम अपने मेटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में होता है, मैग्नीशियम जनरली मेटल है तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा मैग्नीशियम। उसमें अगर हम ऐड करना चाहेंगे, तो मैं ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीजन मैग्नीशियम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम का मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हो गया एक कॉमन एग्जांपल, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं एलिमेंट्स में। सिंपली अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं जिसमें एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ये तो समझ आ गया होगा। अगर मैं दूसरे एग्जांपल में जंप करूं, लेट, ये एक एग्जांपल है जहां पे एक होता है लेट अगर यहाँ पे होगा 2H2S प्लस, अगर मैं दे दूं O2 के साथ, तो जब ये कंबाइन करेंगे, यहाँ पे H2S होता है गैस फॉर्म में, O भी होता है गैस फॉर्म में। जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा 2 सल्फर, अपने एलिमेंटल फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो फॉर्म करेंगे वो 2H2O। ये लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम क्लासिकल मेथड में बोलेंगे तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। तो यहाँ पे क्या रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर है इन द H2S is undergoing oxidation to form sulfur in its elemental form और सल्फर एटम। सिमिलरली यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो वाटर में फॉर्म हो रहा है। तो जनरली क्या था, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया वाटर में, क्या 2H2O2 कन्वर्ट हो गया 2H2O में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म है। तो ऑक्सीजन में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, सही, ये कहलाता है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे देखो, ये एक कॉमन एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, जहाँ पे साइमल्टेनियसली H2S में ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें सल्फर मिल रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, हमें वाटर मिल रहा है। तो ये कॉमन एग्जांपल हो गया
रिडॉक्स रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो क्लासिकल मेथड में हमने बहुत पहले पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे। तो ये चीजें ना बहुत दूर तक ये सक्षम नहीं रही। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हमने देखा कि दो मेथड्स होते हैं, एक होता है जो हमारा क्लासिकल मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जिसमें हम ऐसे नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो हमारा सेकेंडरी प्रायोरिटी हो जाएगा। तो हमारा जो प्राइमरी प्रायोरिटी होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो जो हमारा जो एडवांस टेक्निक है या जो हमारा नया मेथड है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जिसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो देखो जैसे हमें पता है कि मान लो ये एक हायर सरफेस है, एक ये लोअर सरफेस है। तो जहां पे अगर यहाँ से मैं कुछ पानी या कुछ बॉल यहाँ पे छोड़ दूं तो ये नीचे रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो हाई सरफेस से ये लो सरफेस आ रहा है। तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के बारे में बात करता हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो अगर एक स्पीसीज है लेट एक्स है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ज्यादा पावर है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो वो क्या करेगा, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेना, मतलब लेके आना चाहेगा। तो किससे लेके आएगा, जो इससे वीक होगा। तो अगर मैं बोल सकता हूं ये लेट एक्स है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, दूसरा है एक वाई है जहां पे ये है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज। अगर ये वाई हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, एक्स वाई की ओर से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहेगा। तो डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। अगर इस तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया दो तरीके के, मतलब दो मेथड हमने देखा, एक तो होता है जो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड को अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड हमारा एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ मेटल एक्टिविटी और मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो ये व्हाट इज दिस मेटल एक्टिविटी सीरीज, हमें पता है जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट मेटल या हमारे जो मेटल्स जो सारे मेटल्स होते हैं उन सबका एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सेम नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी कौन कितना रिएक्टिव है, एक साइंटिस्ट ने एक सीरीज एक प्रपोज किया था जिसको हम बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों, एक्चुअली ये मेटल एक्टिविटी सीरीज ऐसा एक सीरीज बनाया गया है जिसमें सबसे ऊपर आता है लिथियम, सबसे नीचे आता है गोल्ड, ये मतलब। और इस सीरीज का एक खास बात है, व्हेन वी गोस डाउन दिस सीरीज, हम जब ऊपर से नीचे आएंगे मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज करता है। मतलब इन केस वी कैन से दैट लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड इन अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज गोल्ड जो हमारा है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि ये सबसे नीचे प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव। तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस करके हमारा एक मतलब एक जो टॉपिक है जो कि है एक कॉम्पिटिटिव मेटल और कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो क्या होता है, हम मैंने तीन मेटल सिलेक्ट किया इस मेटल सीरीज में ही, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ही तीन ऐसे मेटल मैं सिलेक्ट कर रहा हूं जहां पे कुछ लिथियम के नीचे कुछ मेटल्स आते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होता है जिंक, उसके नीचे कुछ मेटल्स आते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होता है कॉपर, देन इसके नीचे होता है सिल्वर। इन दोनों को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम अभी इन तीन मेटल को देख रहे हैं, मतलब जिंक कॉपर सिल्वर। तो इन दिस थ्री मेटल, अमंग दिस थ्री मेटल आई कैन से दैट जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड सिल्वर इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो इन तीनों को अगर मैं कॉन्सेप्ट इन तीनों के आधार पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट मतलब हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें कुछ लिक्विड है और वो लिक्विड क्या है, वो है
कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ऑल ट्वाइस, और हमने उसमें क्या किया, एक जिंक रॉड को डाल दिया, जिंक रॉड। तो उसमें क्या हुआ, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर है डेफिनेटली सोल्यूशन क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, तो ये हो गया, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। तो जब हम इसमें जिंक रॉड को डाल दिया, क्या हुआ ना, ग्रेजुअली इस सॉल्यूशन का जो जिंक, जो ब्लू कलर है, आफ्टर पुटिंग जिंक रॉड इन दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन, दैट ब्लू कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन गेटिंग फेड, ये क्या करता है, ये फेड होना शुरू हो जाता है, मतलब आफ्टर सम टाइम दिस इंटेंस ब्लू कलर सॉल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू ए पेल ब्लू कलर, मतलब बहुत लाइटली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं बताऊंगा जस्ट इसके बाद। बट तो इसका केमिकल रिएक्शन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो क्या होता है बच्चों, जिंक रॉड को हमने डाला कॉपर नाइट्रेट में, वी पुट जिंक रॉड इनटू कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, लेट मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ऑल ट्वाइस, उसमें हमने ऐड किया जिंक इन केस ऑफ सॉलिड फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म में था, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेफिनेटली यहाँ पे जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो गया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस और कॉपर अपने सॉलिड फॉर्म में चला गया। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो इसमें रिडॉक्स का क्या काम है, देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं इलैबोरेट करता हूँ, तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए, मेरा ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, कॉपर NO3 होल ट्वाइस when react with zinc it will form zinc nitrate and copper solid। तो इसमें जनरली क्या था, इसमें था पहले इनिशियली प्रेजेंट था कॉपर +2 आयन, जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में था और सॉलिड फॉर्म में, जब ये रिएक्ट किया यहाँ पे फॉर्म हो गया Zn+2 एक्वस फॉर्म में और कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें पता है जिंक जो होता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, जिंक होता है मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डेफिनेटली इससे ये कॉन्सेप्ट बाहर आ रहा है कि जो जिंक है वो कॉपर मेटल को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर, दिस कॉपर आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गोज टू कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म, मतलब +2 से 0 को जा रहा है, तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेटल एक्टिविटी सीरीज, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लोएस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करवा सकते हैं, उनके आयंस फॉर्म को रिड्यूस करवा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि +2 से 0 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया किसने, दिया इस जिंक ने। जिंक इनिशियली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जब वो आयनिक में कन्वर्ट हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 to +2, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड कॉपर इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो ये है एक कॉन्सेप्ट। दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट, मतलब ये था कंपैरिजन कॉपर और जिंक के साथ। अगर मैं सेम उल्टा कर दूं, मतलब मैंने पहले क्या लिया था, मैंने लिया था कंटेनर में कॉपर नाइट्रेट, बट अभी क्या ले लूं, अभी मैं ले लेता हूं यहाँ पे जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे मैंने ले लिया जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक कॉपर रॉड को, तो तुम्हें लगेगा यहाँ पे भी कलर मतलब फेड हो जाएगा, बट ऐसा यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर कैसे जिंक आयन को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर तो नहीं कर सकता। ऐसा कौन करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को करता है, तो जिंक से तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इस वाले केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। देन तीसरा एक एग्जांपल है, मैं 3 मेटल मैंने सिलेक्ट किया था, जिंक कॉपर एंड सिल्वर, तो मैं तीसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कॉपर और सिल्वर के अंदर। हमें पता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में पहले कॉपर आता है, उसके बाद सिल्वर आता है, तो डेफिनेटली कॉपर क्या करेगा, सिल्वर आयन को प्रेसिपिटेट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कैसे करेगा, लेट हमने लिया था सेम केस, क्या लूं मैं, कॉपर ले लेता हूं यहाँ पे इन केस ऑफ सॉलिड फॉर्म, सिल्वर नाइट्रेट था यहाँ पे AgNO3, ये AgNO3 में Ag प्लस स्टेट में था, ये डिस्प्लेस होगा, किस में डिस्प्लेस होगा, ये Ag में डिस्प्लेस होगा, तो इसको कौन डिस्प्लेस करेगा भाई, इसको
तो कॉपर ही डिस्प्लेस करने वाला है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, कॉपर प्लस 2Ag प्लस aqueous state will give rise to copper plus 2 अपने सॉलिड फॉर्म में। 2Ag क्यों दिया, क्योंकि कॉपर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब जनरली +1, कॉपर का होता है +2, तो यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो रिसीव करने के लिए भी तो 2 सिल्वर चाहिए, इसलिए कॉपर प्लस सिल्वर, 2 सिल्वर आयन लिया तो फॉर्म हो गए कॉपर +2 इन एक्वस फॉर्म और हमारे सिल्वर इन सॉलिड फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर, सॉरी कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 से हमें मिला है Ag+। तो आई होप इसके बारे में सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंदर एक कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, कि समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सेम होते हैं। हाँ, अप टू सम पॉइंट वो सेम हो सकते हैं, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो नजरिया है बताने का, एक्सप्रेशन का, एक्सप्लेनेशन का, वो डिफरेंट है। तो मान लो अगर मैं पहले वैलेंसी को एक्सप्लेन करता हूँ, वैलेंसी, और इस साइड अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी डेफिनेटली क्या होता है, जो हमारे जो एलिमेंट्स या जो एटम्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जो ऑक्टेट बनने के लिए जितने दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन करते हैं, वो होता है उनका कॉमन वैलेंसी। मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मान लो CH4 है, CH4 मतलब मीथेन है, यहाँ पे कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे 4 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी हो गया 4। बट यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इन अमोनिया में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया 3। तो वैलेंसी एक जनरल हम अगर बोल सकते हैं कि जो एटम्स अपना वैलेंसी या ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए जितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं, वो होता है उसका वैलेंसी। बट ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम अगर बोले, अगर एक एटम या एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक हो गया, तो एक एटम के ऊपर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज होगा, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बट याद रखो, ये होता है कंपाउंड स्टेट में, वैलेंसी बनता है स्टेबल बनने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक कंपाउंड ब्रेक होने के बाद। मतलब मान लो अगर हमने ले लिया यहाँ पे जिंक नाइट्रेट, अगर यहाँ पे अभी तुम देखना चाहोगे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि मैंने बोला आफ्टर ब्रेक डाउन, इसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो क्या फॉर्म हो गया मेरा, Zn+2 फॉर्म हो गया। तो अभी यहाँ पे जो +2 है ये जिंक के ऊपर है, मतलब यहाँ पे जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो उसका है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे दूसरे मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम +2 हो सकते हैं, कॉपर +2 हो सकते हैं, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन अगर करूं, वैलेंसी क्या होता है ना, वैलेंसी हमेशा होल नंबर होता है। याद रखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो वैलेंसी होता है हमारा, होता है ऑलवेज ए होल नंबर, ये होता है हमारा होल नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर होगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन कोई भी स्टेट में हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो मैं ले सकता हूं पोटेशियम ओजोनाइड, ये कंपाउंड है जहां पे तुम अगर निकालोगे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा वो -1/3। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अगर मैं फ्रैक्शन का एक एग्जांपल दे दिया, जैसे पोटेशियम ओजोनाइड हो गया, जिसमें नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 +2 +3 एनीथिंग, और 0 भी। मतलब ये हमारा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें, या ऑक्सीडेशन नंबर के रिलेटेड 6 रूल्स होते हैं। उन 6 रूल्स को तुम्हें कैसे भी करके याद करना है, समझना है, जिसके लिए तुम बाद में परेशान ना होना हो। तो याद रखो,
पहला रूल जो है, मतलब फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है, अगर एक एलिमेंट या एटम अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है या अपने फ्री स्टेट में है, अनकम्बाइंड स्टेट में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, जिस फॉर्म में वो स्टेबल है, तो उस फॉर्म का, उस नंबर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज 0। तो मान लो यहाँ पे एक एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, जैसे हो गया H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, हैलोजेंस हो गए, जैसे हो गया हमारा Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गए, या कुछ मेटल्स हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जैसे हो गया हमारा एल्यूमिनियम हो गया सॉलिड फॉर्म में, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, और ये सब अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सारे होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये अपने अनकम्बाइंड स्टेट में है, अपने प्योर स्टेट में है। तो इन सारे स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर, इन सारे स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज 0, याद रखो। ये है हमारा पहला रूल। उसके बाद हमारा जो दूसरा रूल आता है वो होता है हमारा, जो मान लो एक सिंगल एटॉमिक आयन है, मतलब एक आयन है जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, सिंगल एटम मतलब एक ही एटम प्रेजेंट है और वो अपने आयोनिक फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है। तो उस आयोनिक फॉर्म वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जो चार्ज, मान लो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो जो चार्ज इस एटम के ऊपर है वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो कॉमन एग्जांपल है, हमें पता है, मान लो Na+ है, Na+, यहाँ पे एक ही एटम है सोडियम एटम, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। दूसरा हो गया Cl-, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और मान लो मैं अगर कुछ लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो Al+3, एल्यूमिनियम +3 स्टेट में है, तो इस एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +3। तो याद रखो, अगर सिंगल एटम है और आयनिक फॉर्म में है, तो जो चार्ज उस एटम के ऊपर है वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। देन हमारा जो तीसरा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसके रिलेटेड है? जो हमारा तीसरा रूल वो है ऑक्सीजन के साथ रिलेटेड। और हमें पता है, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस और मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस के लिए हमारा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2 इन मोस्ट केसेस। बट कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूँ, तो मैग्नीशियम +2 स्टेट में होता है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। तो ये कुछ कॉमन, मतलब जो सारे केस में -2 होता है इन मोस्ट केसेस। बट अगर मैं कुछ एक्सेप्शन की बात करूं, याद रखो, ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें ऑक्सीजन का -2 नहीं होगा? मान लो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज होते हैं या ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिडेज लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, मतलब मान लो कॉमन एग्जांपल कौन होता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, या सुपर ऑक्साइड हो गया। सुपर ऑक्साइड मतलब जहां पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है, ये हो गया हमारा पेरोक्साइड लिंकेज, एक हो गया। दूसरा होता है एक सुपर ऑक्साइड लिंकेज। सुपर ऑक्साइड मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे O2 के ऊपर माइनस आ गया, तो और हो गया। अगर मान लो मैं ओजोनाइड की बात करूं, ओजोनाइड मतलब ओजोन तो हमें पता है O3, ओजोनाइड मतलब डेफिनेटली कोई मेटल के साथ फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो मान लो पोटेशियम ओजोनाइड KO3, इस केस में ऑक्सीजन का -2 नहीं होता है। मान लो फ्लोरीन, हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होता है, तो डेफिनेटली फ्लोरीन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मान लो फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना दिया, जैसे कि हो गया O2F2 हो गया, या हो गया OF2। इस तरह के केस में ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ऑक्सीजन का -2 नहीं होता है, तो कितना होगा? पेरोक्साइड में, H2O2 में, हर एक, मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 का +2 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन के लिए -2, मतलब एक का आ जाएगा -1। ओजोनाइड में आ जाएगा -1/3। O2 माइनस में कितना आएगा?
अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करूं तो इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी अभी मैं थोड़ा बता दूं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -1, तो एक का कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। एक ऑक्सीजन का आ जाएगा -2 इन सुपर ऑक्साइड OF2, 2 फ्लोरीन है, मतलब एक फ्लोरीन का होता है -1, 2 फ्लोरीन का होगा -2, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा OF2 में +2। और O2F2 मतलब एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है तो -2, 2 ऑक्सीजन है तो -2 को दो ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेंगे तो एक ऑक्सीजन का आ जाएगा +1। तो इस तरह हमने देखा +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1, -½ -1/3, ये कुछ एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। इसके बाद तो इसके बाद चौथा रूल आता है जो कि रिलेटेड है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ अगर रिलेटेड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है जो कि है +1, बट वो भी होता है मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस इट विल बी +1। तो डेफिनेटली दूसरे केसेस में क्या होंगे, +1 से का मतलब डिफरेंट हो गए। तो सबसे कॉमन एग्जांपल कौन है, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है मेटल हाइड्राइड्स। तो इन मेटल हाइड्राइड्स के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हाई होता है। तो इन केस ऑफ मान लो एक मेटल है यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, या यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, मतलब मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में कुछ कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे कि हो गया सोडियम हाइड्राइड हो गए, या लिथियम हाइड्राइड हो गए, और या हो गया जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम डाइहाइड्राइड MgH2। इन सारे केस में हर एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के लिए यहाँ पे आ जाएगा -2, बट फॉर ईच हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, जो कि एक्सेप्शन है क्योंकि हाइड्रोजन का हमेशा होता है +1, और इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स ये हमेशा -1 ही होगा। तो इसके बाद हमारा जो मतलब उसके बाद जो 5th रूल है वो किसके साथ है, वो है हैलोजेंस के साथ। तो हैलोजेंस मतलब डेफिनेटली हमें पता है वो क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे कॉमन है। तो इन केस में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज होता है, और हमें पता है जो फ्लोरीन होता है वो होता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अगर ये हाईएस्ट है और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, वो होता है -1 ऑलवेज। तो उस हिसाब से अगर हम दूसरे हैलोजेंस की बात करें तो इनका भी -1 होता है, बट कौन से केस में होता है, जब वो कॉमन हाइलाइट्स फॉर्म करते हैं, मतलब ये कब होगा जबकि वो हाइलाइट्स फॉर्म करेंगे तब होता है इन सब का होता है -1। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें HCl हो गया, HBr हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI, इन सारे केस में होता है -1। बट हमें पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन तीनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा है, बट फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कम है, बट इन तीनों में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है ज्यादा। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब मान लो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तब इन सारे हैलोजेंस का हो जाता है -1 से चेंज, तब ऑक्सीजन का हो जाता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ऑक्सीजन को हम नेगेटिव लेते हैं, इन सारे को हम लेते हैं पॉजिटिव। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे अगर HOCl की बात करें तो हाइड्रोजन तो हमेशा +1 में होता है, यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, यहाँ पे कोई मेटल भी नहीं है तो +1। ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ये हो गया -2। तो इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो +1 और ये -2 मतलब कितना आएगा +1, तो ये आ जाएगा क्लोरीन का आ जाएगा कितना -2 +1 -1 आ गया। तो क्लोरीन का डेफिनेटली इनके सब का अपोजिट होना चाहिए, मतलब क्लोरीन का आ गया +1। हमें बताता हाइड्रोजन क्या है -1 में होते हैं, बट यहाँ पे देखो हाइपोक्लोरस में क्लोरीन का आ गया +1 में। सिमिलरली अगर एक दूसरे एग्जांपल लेता हूँ क्लोरोस एसिड, मतलब HOClO, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है,
तो इसमें भी अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का आ गया +1, इसका आ गया -2, इसका आ गया -2। तो जब हम इनको सम करेंगे तो इसका आ जाएगा -3 टोटल, बट क्लोरीन का इसका ऑपोजिट आएगा, दैट मीन्स क्लोरीन का आ जाएगा +3। तो देख सकते हो जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ऑक्सीजन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा, +1 +3 +5 +7, वो हाइड्रोक्लोरस क्लोरस दिन बढ़ते जब जाएगा। ये हो गया HClO2 HClO3 HClO4, जब बढ़ाते जाएंगे क्लोरीन का बढ़ते जाएगा। तो सिमिलरली याद रखो, जब हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन्स का भी -1 से चेंज होके पॉजिटिव में आता है। वो पॉजिटिव +1 +3 +5 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। हमने सारे जो एक्सेप्शन थे, मतलब जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स थे वो तो हमने पढ़ लिए। अभी हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। एक कंपाउंड अगर हमें गिवन हो और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं तो इसको जरा ध्यान से समझना, और ये समझने के लिए हमें एटॉमिक मतलब जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो याद रखना पड़ता है। तो ध्यान से देखना बच्चों। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, और हमने यहाँ पे सल्फर का निकालना है, यहाँ पे भी सल्फर का निकालना है, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का निकालना है। तो क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमें पता है कि देखो ये रूल के लिए एक जो मतलब बहुत एक सिंपल ट्रिक है, जिस कंपाउंड का तुम्हें निकालना है उस कंपाउंड का ले लो x, उस कंपाउंड का ले लो लेट x। फिर देखना है कंपाउंड में, इस कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज कितना है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है मतलब 0, यहाँ पे भी कोई भी चार्ज नहीं है मतलब 0, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। तो जो भी इसका ओवरऑल चार्ज है इसको तुम्हें राइट हैंड साइड में लिखना है। यहाँ पे 0 है तो मैं 0 लिख लिया। फिर जितने भी एलिमेंट एटम्स है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें बारी बारी पुट करना है। तो अगर मैं NaHSO4 की बात करूं तो सोडियम का पता है हमें कितना होता है +1, हाइड्रोजन है +1, सल्फर है, हमें सल्फर का निकालना है तो मैं X ले लेता हूँ। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो 4 का कितना होगा -8। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, इसको इक्वल कर लूंगा मैं 0 के साथ, तो मेरा कितना आ जाएगा x, यहाँ पे 2 है +2, बट ये -8 है तो -8 +2 कितना हो जाएगा -6, x -6 = 0, तो x मेरा कितना आ गया +6, मतलब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। सिमिलरली अगर मैं RbO2 की बात करूं, ऑक्सीजन का मुझे निकालना है तो Rb का कितना होता है, Rb आता है कौन से, तो हीलियम मतलब हाइड्रोजन लिथियम सीरीज में, तो इसका आ जाएगा +1, इसका आ गया +1। तो डेफिनेटली मैं दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का x ले सकता हूं, तो कितना आएगा +1 + 2x = 0, क्योंकि यहाँ पे मुझे x मतलब कुछ ऑक्सीजन का पता नहीं है, x ले लिया तो 1 + 2x = 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x कितना आएगा -½ आ जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन का आ जाएगा -½ तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन वाला केस ऑक्सीजन का। तीसरा, तो बच्चों यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरा थर्ड एग्जाम्पल था KlSO4 वोल्टोइस। यहाँ पे मुझे सल्फर का निकालना है तो मैं ले सकता हूँ पोटेशियम का कितना, पोटेशियम का होता है +1, एल्यूमिनियम का कितना होता है +3, तो 1 + 3, यहाँ पे 2 सल्फर है तो एक के लिए अगर मैं x लूँ तो दोनों के लिए 2x, और यहाँ पे 4 × 2 ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, फॉर 8 ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 8 के लिए -16, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, = 0 आ गया। तो यहाँ पे x अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा भी x आएगा +6, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 2x = 12 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x मतलब सल्फर का आ गया मेरा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो हमारे हो गए कुछ न्यूट्रल स्पीसीज। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो ClO3- है, यहाँ पे हमें क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का मैं x ले लेता हूँ x। यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज है इस ओवरऑल स्पीसीज के ऊपर, ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर -1 है, तो राइट हैंड साइड में मैं -1 लिख लिया पहले से, इक्वल टू साइन देके। तो यहाँ पे एक क्लोरीन का x ले लिया, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक का होता है -2, 3 का कितना होगा,
3 का हो जाएगा -6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x -6 इक्वल टू -1, तो ये इस साइड चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा, तो डेफिनेटली कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा +7, जो कि क्लोरीन के लिए हाईएस्ट। तो बच्चों ये था आज का क्लास, और आई होप सबको समझ आया होगा, और अगर मेरी ओर से कुछ गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सबको माफ़ी चाहता हूँ, और ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और जो भी डाउट्स हैं मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है बच्चों।